आप देख रहे हैं रेडलाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। आज इस्लामाबाद बंद रहा सारा दिन। स्कूलों के अंदर छुट्टियां हो गई, कॉलेजेस के अंदर छुट्टियां हो गई, दफातर के अंदर हाजिरी ना होने के बराबर थी। हर तरफ कंटेनर्स ही कंटेनर्स थे। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की भारी नफरियां हर तरफ तैनात थीं, क्योंकि दो इवेंट्स थे इस्लामाबाद के अंदर। दोनों हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे मुख्तलिफ सेगमेंट्स में। एक इवेंट तरनौल के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो जलसा था, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि जलसा हर हाल में होगा, और इसके लिए कुमक ने पहुंचना था खैबर पख्तूनख्वा से, जिसकी तैयारी मुकम्मल थी। वहाँ पर चीफ मिनिस्टर साहब ने बाकायदा अपनी फोर्सेस को लाइन अप किया हुआ था। फिर ये जलसा जब इंतज़ामी मामलात वहाँ पर पहुँचे, जो इस वक्त आप देख रहे हैं, कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि इंतज़ामिया ने जलसे के लिए एक और तारीख़ दे दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इसके ऊपर काफ़ी तनकीद हो रही है। कुछ आवाज़ें उठ रही हैं कि किस तरीके से इतनी तैयारी के बाद जलसे को कैंसिल किया गया, क्यों कैंसिल किया गया, क्या ज़मानत है कि दोबारा जलसा होगा या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। और इस्लामाबाद को बंद करने की क्या ज़रूरत थी। दूसरा मामला मुबारक सानी केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगा हुआ था, बड़ा अहम और सेंसिटिव और संजीदा मामला। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अपना बारल फैसला दे दिया। दो जो मुतनाज़ा शिकें थीं उनको हज़फ कर दिया और ये कह दिया जो पहले वाला फ़ैसला था उसको आप केस के लिए साइट नहीं कर सकते, यानी वो मुकम्मल तौर पर अब रिडंडेंट फ़ैसला है। तो ये मामला भी खुश उसलूबी से तय हो गया, लेकिन इस तक पहुँचते पहुँचते बहुत कुछ डैमेज भी हुआ। जैसे काजी फायजीसा के ऊपर ज़ाती हमले हुए, धमकियाँ बाकायदा दी गई, सड़क को गर्म किया गया। ये मामलात भी हम टेकअप करेंगे इस सेगमेंट में। इसी सिलसिले में औरिया जान मकबूल साइबर क्राइम की गिरफ्त में आ गए। बहुत अरसे से अपने ख़यालात का इजहार इस अंदाज से कर रहे थे जो कानून की गिरफ्त के करीब करीब जाता था। इस मरतबा मजहबी मुनाफरत फैलाने की मद में पकड़े गए। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन ये सेपरेट सेगमेंट होगा। जलसा क्या हुआ, जलसा था या ड्रामा था? बैरिस्टर दानियाल चौधरी मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, नईम हैदर पंजोता साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बहुत शुक्रिया जी। मैं दानियाल साहब आपसे शुरू करना चाहूँगा। आपने ओवरडू किया शहर बंद करके, ज़्यादा ही कर दिया इस मरतबा आपने। उनसे तो हम पूछेंगे ओवरडू की। देखें, पहले जो है आप जिसको ओवरडू कहते हैं, वो जो इस्लामाबाद की आवाम है वो उनका आइनी हक़ हमने उनको दिया, और वो आइनी हक़ ये है कि उनकी प्रोटेक्शन, उनका तहफ़्फ़ुज़ और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करना उन लोगों के ख़िलाफ़ जो 9 मई के वाक़यात में जलाओ घिराओ, सिविल नाफरमानी, आइन को आग लगाना, इन तमाम चीज़ों में इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है और इन्वॉल्व रहे हैं। तो आपने प्रिकॉशनरी मेजर्स भी वही लेने हैं जिस तरह के लोग हैं और जो ये काम करते नहीं हैं, क्योंकि जब तरनौल किधर है, इस्लामाबाद मेन आपने सारा बंद किया हुआ है। तरनौल तो मेरे भाइयों ने इसलिए चूज़ किया ना कि वो गौल मंडी है। जो लाहौर के लोग हैं वो समझ सकते हैं, वो छोटी सी जगह है, 150 बंदा जमा हो तो उसका एक मॉब बन जाता है। आपका आप नहीं आप अपनी टाइम पे बोलेंगे ना, आप नहीं, अपने टाइम पे आप बता सकते हैं कि आप वहाँ चोक कर सकते हैं, आप वहाँ पूरे शहर को ब्लॉकेट कर सकते हैं। ये इनकी माइंड सेट है, मेंटालिटी है। देखें, ये इनकी माइंड सेट है, मेंटालिटी है कि जो आज भी देखा जलसा इन्होंने, हम तो इंतजार कर रहे थे कि शायद केपी से इनके लोग आए तो क्या फैसला करेंगे। सारा कुछ बंद किया, वो तो कहां से आएंगे? नहीं, जो जिन्होंने आना था इंतजार किया जा रहा था। लेकिन फिर लेकिन मुझे आज कल 2 दिन से एक बड़ी अच्छी चीज नजर आ रही थी, वो क्या? और वो ये थी कि इनको आइन याद आ गया आउट ऑल ऑफ अ सडन। इनको कानून याद आ गए, वही आइन जिसको ये पार्लियामान में फाड़ते हैं, वही आइन जिसको ये आग लगाते हैं, वही आइन जिसकी सिविल नाफरमानी की बात करते हैं, और वही आइन जब आपके दुनिया के एम्बेसडर्स पार्लियामेंट में बैठ के प्रेसिडेंशियल स्पीच सुन रहे होते हैं, उसकी धज्जियां उड़ाई जाती हैं। तो चले, इनको और कुछ नहीं, इनको आइन याद आ गया। रियासत की रिस्पांसिबिलिटी है टू प्रोटेक्ट द पीपल जो वहाँ के रहायशी हैं। चले, आप आई एम श्योर यू रिस्पॉन्ड टू हिम, लेकिन मुझे ये आपसे पूछना है कि आपने अगर कह दिया था और आपकी जमात की तरफ से जो हाइप डेवलप हुई थी, अब ये पैटर्न बनता जा रहा है। कहते हैं कमिटमेंट होती है, हाइप डेवलप होती है, रिसोर्सेज मोबिलाइज होते हैं, हेडलाइंस बनती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, एंड देन नथिंग हैपेंस। तो आज पहले तो ये बताएं हुआ क्या, क्यों कैंसिल किया आपने? देखें, आपने देखा कि सवाबी के अंदर जलसा हुआ, कैंसिल हुआ नहीं हुआ ना, तो कैंसिल क्यों हुआ? एनओसी सबसे पहले जो है इन्होंने अपनी मर्जी से, इनकी मर्जी की जगह और दिन दोनों तयन हुए, उसके बाद जो है इस जगह का इसके ऊपर फाइनलाइज हुआ,
और एनओसी देते हैं और साथ ही एनओसी कैंसिल कर देते हैं। कौन कैंसिल करता है? ये इंतज़ामिया की तरफ से हुक्म। कौन हुक्म दे रहा है? फार्म 47 का वज़ीर आज़म। किस रियासत की आप बात करते हैं जो जायज़ ही नहीं है, जो नाजायज़ बनाई गई है, जिसको जो है रियासत की बात करें, हुकूमत की बात कर रहे हैं? देखें, हुकूमत बेसिकली तो हुकूमत ही रियासत होती है ना, हुकूमत ही रियासत होती है ना। रियासत तो अगर आप देखें तो अवाम रियासत है। अच्छा। तो अवाम ने तो फैसला दे दिया 8 फरवरी को कि लेकिन ये आपने डाकू हैं, चोर कमिटमेंट हैं। दी थी कि हमने हर इनका हाल साथ में नहीं देना। जलसा होगा, देखिए, किसी का बाप भी नहीं रोकेगा और हम चूड़ियां पहन लेंगे, योर लीडर सेड ऑल ऑफ दैट। तो ये क्या था? देखें, हम हमेशा हमने पुरअमन जलसे किए। इस दफे भी हमारा पुरअमन जलसा होना था, लेकिन इन्होंने KP से हम पहले भी पुरअमन चीजें ला रहे पुरतशद्दुद थे। किया, पहले भी पुरतशद्दुद किया, और इस दफा भी ये चाहते थे कि 9 मई की नया एक ड्रामा बनाकर और मजीद लोगों को अंदर डाला जाए, मजीद ऐसा किया आप जाए। केपी से कुमक क्यों ला रहे थे? अब चीफ मिनिस्टर जो है रियासती वसाइल, हुकूमती वसाइल इस्तेमाल करके लोग क्यों ला रहे थे? मशीनें क्यों ला ना रहे थे? लाते? क्यों ना लोग लेकर आते? क्यों ना मशीनें लेके आते? क्या कदगन है कि आइन के मुताबिक कोई पुरअमन एहतजाज नहीं कर सकता, नहीं कोई कर जलसा सकता नहीं कर सकता? अगर रियासत जब डाका डाला गया हो मुल्क के अंदर, जब चोरी की गई हो, जब मुल्क के अंदर जुल्म जबर किया जा रहा हो, जब आइन को पामाल किया गया हो, जब बार बार लोगों के ऊपर उनके घरों में छापे मारे जा रहे हो, तो हम देखें, अवाम निकलती है ना, अवाम अपने राइट के लिए निकलती है, अवाम अपने राइट के लिए निकली, अवाम अपना हक लेने के लिए। अवाम नहीं निकली। मैं रात को इस्लामाबाद में था, मेरे घर पर सरगोदा में भेरा साथ ढल है गांव, वहां पर जाकर रेड किया गया। इसी तरह से पूरे पाकिस्तान में रेड किए गए, लोगों के घरों में गए, चादर चार दीवारी का तक किस आइन के तहत गए, किस कानून के तहत गए, किस आइन और कानून के तहत लोगों को गिरफ्तार किया गया? और वो जो तरनौल की जगह है ना, वो इस्लामाबाद से रेड्स की वजह बाहर से, है। गुजारिश सुनिए, रेड्स की वजह से जलसा कैंसिल नहीं हुआ। जलसा आपकी अपनी क़यादत ने खुद कैंसिल रेड्स की वजह से नहीं हुआ। फार्म 47 के वज़ीर आज़म ने उसके तो ना माने ना उनको। हैंडलर्स ने पीछे से उनको हदायत दी, उन हैंडलर्स के साथ मिलकर इस जलसे को मनसूख Let me go किया, जो हमारा हक था। बैरिस्टर और ये साहब। हमारे ऊपर कह रहे हैं कि ये आइन तोड़ने वाले हैं। मुझे बता दें कि कहां पर आइन की इन्होंने बालादस्ती चले की वो है। अब बहस है। बैरिस्टर साहब ये बताइएगा, ये कब तक आप करते रहेंगे? एवरी टाइम दे अनाउंस अ जलसा, एवरी टाइम यू विल डू इट? मतलब हर वक्त आप, हर मौके पे आप इस्लामाबाद को शट डाउन कर देंगे? देखिए, इनकी तो पहले कन्फेस्ट्री स्टेटमेंट जहाँ इन्होंने कहा कि हम स्टेट की मशीनरी इस्तेमाल कर सकते हैं और मशीन इस्तेमाल करेंगे और लेके भी आएंगे, ये इनका ज़हनी तवाज़न की अक्कासी करता है कि वे डू दे स्टैंड एज़ पर टिल डेट, कि ये आज भी जलाओ घेराओ, पाकिस्तान को आग लगाने की, पाकिस्तान को बंद करने की सियासत, और ये इनको खाली मौका नहीं मिल रहा कि दोबारा 9 मई करना चाहते हैं। ये इनकी जो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर ही है कि आपको इनके, देखें, इनके पास कारकर्दगी तो है नहीं, कुछ बता सकते नहीं है, करप्शन नहीं, अपनी बात टाइम पे करप्शन नहीं, आप नहीं, कोई जुर्म नहीं है अगर बात करते हैं तो आप साथ बता, आप साथ बता नॉट गोना टॉक लाइक दिस। मैं भी डिसाइडेड कि आपने टाइम नहीं, आप भी साथ बता दें, मैं इनसे बात करूंगा, आप इनसे बात करेंगे। नहीं, जब जिक्र हमारा होगा तो क्यों ना बात की जाए। आप नोट कर लेना पंजाब साहब, नोट करें, उसके बाद अपने वक्त पे जवाब दीजिए। जी गो हेड। पिछले भी नहीं जवाब दिए, मैंने सवाल उठाए थे आप कि क्यों कदगन है, क्यों चोरों को नोट करें, नोट डाकू बिठाया। करें। सो गो हेड, यू टॉक अबाउट द माइंडसेट। जी, तो आप इनकी माइंडसेट की बात करते हैं, इनकी माइंडसेट में टॉलरेंस इस जमात में ना इन लोगों में है। ये पॉलिटिकल लोग थोड़ी हैं, इनकी पॉलिटिकल क्या ट्रेनिंग है, पॉलिटिकली क्या इनके पीछे से सीख के आए हैं। ये जो है टांगा पार्टी थी, आ गए टांगा पार्टी के बाद आके इनका यही इनका तसलसल है। दे हैव नथिंग टू रिप्रेजेंट। मुझे बताएं ना, मुझे आप आपसे ज्यादा वोट पड़ा है इस वक्त। देखिए, बात सुने, आपने नहीं, मॉब तो मुसलिनी के पास भी था, मॉब तो हिटलर के पास भी था, बट व्हाट हैपेंड इन द एंड, आपको क्या हुआ? वोट पड़ा ना इनको। आपका जो आज पाकिस्तान, एक सेकंड यार, आप अपने टाइम पे बोल लेंगे प्लीज। तो आपके इनके पास डिलीवरेंस के लिए कुछ है इनके सिवाय जलाओ घिराओ, नफरत, तफरीक के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। वोट दिया या नहीं दिया, इनके पास कुछ भी नहीं है। अगर इनके पास कुछ होता तो उस दिखाते, लोगों को बताते। 11 साल ये केपीके में बैठे हुए हैं। मुझे बता दें उस अवाम को क्या दिया, वहां एक एहतसाब कमीशन नहीं बना सके, करप्शन का नारा लगा के आए थे। इनके पास सिवाय नफरत, वो मुल्की इदारों के खिलाफ हो, वो पाकिस्तान के खिलाफ हो, वो पाकिस्तान के झंडे के खिलाफ हो। क्योंकि जब आपके मुल्क में बैठकर आपकी इंस्टीट्यूशनल बात होती है तो IMF आता है तो ये अमेरिका में जाके उनके खिलाफ प्रोसेशन करते हैं, चाइनीज प्रेसिडेंट आता है तो ये डी चौक ब्लॉक कर देते हैं। ये इनका तसलसल है और इसी चीज को कंटिन्यू। आप ये फरमा रहे हैं कि इसीलिए एवरी टाइम दे डू दिस, नहीं, आपने इनको अलाउ कर दिया था कि जब ये टीम जा रही थी और आपको सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं थे, हमारा नहीं, ये लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज का काम है टू गिव देम अ क्लियरेंस, और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी ने डिसाइड किया। तो अब क्या इनके पास लॉ क्लियरेंस नहीं डिसाइड किया? अगर मैं आपसे पूछ पाऊं, आप बेशक रिस्पॉन्ड कीजिए, लेकिन ये सवाल की सूरत में, सो आपका अब मामला क्या है? जिस तरह मैं इनसे पूछ रहा था कि एवरी टाइम यू अनाउंस अ जलसा, यू विल शट इट डाउन,
एवरी टाइम आपको एनओसी नहीं मिलेगा तो आप जलसा कैंसिल कर देंगे? देखें, पहली बात तो यह है कि हमारी तरफ से जो कैंसिल किया गया है ना, मैं खुद इस बात के ऊपर जो है वो मुतमईन नहीं हूँ, जलसा होना चाहिए था, नंबर 1। ठीक। नंबर 2 बात यह है कि जब सारी सूरत हाल खान साहब को पता चली कि इस वक्त जो है वो ख़त्म नबूवत वाला मामला और सारे उलमाए कराम यहाँ पर आए हुए हैं और आज केस भी चल रहा है, और दूसरे नंबर पर 9 मई के वो दूसरी तरफ है, 9 मई की मतलब तरह अगर आप कोई प्लान भी किया गया है और मुल्क के अंदर कर्फ्यू लगा दी। देखें, कर्फ्यू भी तो लगा है ना, आप मुझे दिखा दें कि कोई कर्फ्यू नहीं था पूरे मुल्क के अंदर। कर्फ्यू, मोटरवे आपकी बंद थी, मोटरवे आपकी बंद थी, लाहौर आपका सारा बंद था, इस्लामाबाद आपका बंद था, तमाम मोटरवेज के ऊपर आने वाले रास्ते सारे बंद थे, जीटी रोड आपका बंद था, कौन सा रास्ता आपका खुला था? तो ये कर्फ्यू नहीं तो क्या था? तमाम दफातर बंद थे। जहां से आपने मशीनें और मशीनरी और जत्थाबंदी करनी थी वो रास्ते फिर बंद होंगे ना? देखें, जत्थाबंदी है कि आकर आइन और कानून की बात करें, कहें कि मुल्क जो है आइन के मुताबिक चले, ना कि कोई एजेंसी चलाए, ना कि कोई फार्म 47 वाले चलाएं। क्या यह गलत है कि जजेस के घरों में कैमरे ना लगाए जाएं? क्या यह गलत है कि जजेस जो है वो साफ दें? नहीं, जलसा किस के लिए है ना कि मुल्क के अंदर ला कानूनियत है, हमारी मईशत जो है वो कहां पर पहुंच गई। चले, आपके बड़े आला अहदाफ, तो फिर इतने आला अहदाफ को एक एनओसी की ना होने की वजह से आपने कैंसिल कर दिया? लास्ट टाइम है, और इस दफ़ा इनकी अगर दोबारा इन्होंने किया तो खान साहब ने आज कहा है कि ये हम इस दफ़ा फिर कर रहे हैं, लेकिन अगर दोबारा किया तो हम इंशाल्लाह आप अगर दोबारा बहुत मर्तबा कह चुके हैं ये 10 मिनट से, अगर दोबारा बहुत मर्तबा इनसे पूछ लेना, इन्हें जो ये है कि इन्होंने जगह छोटी का इंतखाब किया, हालांकि दी इन्होंने खुद है, तो फिर इनसे पूछ लें कि अगर हमारे पास लोग नहीं थे, ये जगह हमने छोटी का इंतखाब किया है, तो फिर डर किस चीज का? फिर करने दें, अब तो नहीं फिर आने चेंज देना, दानियाल फिर साहब, किस अब चीज तो से नहीं घबराते चेंज हैं? करेंगे। अब जो भी आपने तारीख दी अब तो नहीं चेंज करेंगे। देखिए, हमने तो हमारी पहले फर्स्ट अटमोस्ट प्रेफरेंस ये है, इनका आईनी हक है, इनको करना चाहिए, और हमारी लेकिन अटमोस्ट प्रेफरेंस है वो इनकी सिक्योरिटी भी, और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ की अटमोस्ट प्रेफरेंस है कि जो पाकिस्तानी और लाहौर इस्लामाबाद के रावलपिंडी की आवाम है उनकी प्रोटेक्शन। इनको 6 तारीख दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट की थी। अगर ये बैठ के इंतज़ामिया के साथ, डीसी के साथ और जो और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं उनके साथ बैठ के उनकी मर्ज़ी की एक डेट ले लें जहाँ जब कोई टूर विजिट्स या बड़ी चीज़ ना हो, तो आई थिंक ये चीज़ बड़ी एमिकेबली भी हल हो सकती है, रिजॉल्व हो सकती है। एक पॉइंट ले लें जहाँ आपने अपना प्रोसेशन करना है, इट इज़ योर राइट एंड यू शुड बी अलाउड टू डू इट। जमात इस्लामी ने लिया था आपसे इजाजत, एनओसी ली थी? लेकिन जब वो आके उसके बगैर आए तो दे हैड टू फेस सम कॉन्सिक्वेंसेस। किसने आने दिया, क्यों नहीं रोका? लेट मी आस्क हिम दिस, मैं जानना चाहता हूं कि वो आए बगैर इजाजत के आए, फैजाबाद के फिर ऊपर उन्होंने दे हैड टू फेस रावलपिंडी में आए थे, लेकिन उन्होंने फिर दे हैड टू फेस द केसेस TLP आपसे पूछ के उनके ऊपर। देखिए, जो नहीं पूछ के आता फिर उनको दे हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। जब भी जो केसेस बने, जो चीजें बनी, उनके ऊपर FIRs का बनी। आज भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मुकदमा है उसकी शुरुआत में 2 दिन पहले लोग यहाँ पर आए, एहतजाज हुआ डी चौक में। डिड यू स्टॉप देम? नहीं, देयर वर अरेस्ट मेड और देयर वर पीपल पिक्ड और FIRs भी हुई। ठीक। सो अगर अब आपने हतमियत के साथ कहा, तो आपके लीडर को जब लीडरान को जब ये पता होता है कि मुश्किलात आगे आएंगे, तो फिर इतनी हाइप क्यों आप डेवलप करते हैं? आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि पार्टी के अंदर भी डिमोटिवेशन होती है, क्योंकि जैसे आप मेरे प्रोग्राम पे कह रहे हैं कि आप खुद मुतमईन नहीं है, तो ये हाइप डेवलप करने की जिम्मेदारी किसकी है? कोई छोड़ेंगे नहीं जी, अब आए और देखें। सो पीपल डोंट ट्रस्ट व्हेन यू से कि जी अब आपने किया तो वो कहते हैं फिर कैंसिल कर देना। देखें, इनको कहें ना कि सुबह जो है ये हमें कहें कि आ जाएं, और हम कॉल देते हैं और फिर देखते हैं कि आवाम निकलती है या नहीं निकलती। यही वजह है, ये चाहते हैं कि कोई डाके और चोरी के ऊपर बात ना की जाए। यही वजह है कि ये चाहते हैं कि तो कोई ये बंदा चाहते हैं वो तो आवाज ठीक है, उठाए। और लेकिन दूसरे नंबर आपकी स्ट्रेटजी जहां पर ये कहते हैं जी कि प्रोटेक्शन जो है वो हम आवाम की कर रहे हैं। देखें, आवाम चाहती है कि उनका मुल्क आज़ाद हो, गुलामी की जंजीरें टूटें। ये जो करप्ट लोग ऊपर बैठाए गए हैं, ये कभी मुल्क को आगे लेकर नहीं जा सकते। आवाम चाहती है कि आवाम की हुकूमत हो, आवाम चाहती है कि हमारे फैसले हम खुद करें। तो आपकी पार्टी के अंदर से ऐसे लोग हैं और जो प्रोटेक्शन आवाम को तब मिलेगी जब वो उनके मर्जी के नुमाइंदे बैठेंगे। लेकिन आपकी पार्टी इनको के नहीं अंदर मानते से ना। आपके इस जिहाद मुसलसल की जो कैफियत को तोड़ने वाले आपकी पार्टी के अपने लोग हैं। अलीमा साहब की एक ऑडियो चल रही है, आई कैन नॉट से कि उन्हीं की ऑडियो है, लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से अभी तक डिनायल नहीं आया। सो लेट मी प्ले दैट ऑडियो। वो आपकी अपनी क़यादत के बारे में क्या करें, लेट्स हियर दिस। सुनाइए जी। इनका किसी का इरादा ही नहीं है उसको बाहर निकालने का। इमरान का 7:30 बजे आजम स्वाति मिलने क्यों गया? बस ये एक सवाल है, किसने भेजा? और ताकि इमरान का जाके कहो जी हम मुलतवी करें, आपके नाम पे हमने मुलतवी करना है। और मैं कई दफा कह चुकी हूँ कि इमरान खान से पूछ क्यों रहे हैं जेल में बैठे हुए? चेयरमैन तो बाहर बैठा हुआ है, फैसले ये खुद करते हैं जब दिल करता है। और जब ये इमरान खान को निकालने की बात आती तो इमरान खान से जाके पूछने बैठ जाते हैं। सुबह गए क्यों आजम स्वाति? इजाजत कैसे मिली? सो बेसिकली आपकी पार्टी के अंदर अटर कंफ्यूजन है। नहीं, देखें, आजम स्वाति साहब और बैरिस्टर गौर साहब गए हैं,
उन्होंने डेफिनेटली जब उन्होंने फैसला सुनाया तो सारे वर्कर्स और हम सारे परेशान थे कि ये कैंसिल नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसके बाद जो है मुलाकात हुई है सेनेटर हुमायूं अहमद की और काजी अनवर साहब की। तो मेरी हुमायूं साहब से बात हुई है, मैंने कहा आपने खान साहब से दोबारा बात की है, क्योंकि बाहर चला रहे हैं कि शायद उन्होंने खुद से कह दिया। तो खान साहब ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि मैंने खुद ही कहा है और इंशाल्लाह ताला उनको बता दीजिएगा बाहर जाकर कि ये जो है आखिरी टाइम है जब हम पोस्टपोन कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि मुल्क के अंदर कोई फसाद बर्पा किया जाए या 9 मई वाला मामला दोबारा किया जाए या कोई ऐसी अनारकी पैदा की, क्योंकि खान साहब रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं और कानून की बालादस्ती के ऊपर वो कायम है और इसलिए वो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर ये सूरत हाल नहीं होनी चाहिए कि एक तरफ जो है वो रुकावटें डाली जाएं और एक तरफ जो है वो आवाम निकले और फिर उनके ऊपर गोली आखिरी मर्तबा आखिरी है। उन्होंने कहा है कि देखिए ये राइट है ना, अगर राइट ना होता हमारा तो हम कभी भी ना। उन्होंने कहा कि राइट को रोकेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए आवाम निकलेगी। इनको जलसा इन्होंने हर हाल में करना है, तो ये जो बिल्डअप है इसको डिफ्यूज भी करना चाहिए ना, तो इनकी स्टीम को आने दे बाहर। ये जो मैं देख रहा था इंतजामिया की तरफ से नई डेट दी गई है, जिन कंडीशंस पे दी गई 40-42 कंडीशंस हैं, 3 घंटे दिए। अब आप प्रैक्टिकल पॉलिटिशियंस हैं, आपको अगर अपने हलके के अंदर छोटा सा 2 यूसीज का भी जलसा करना तो 3 घंटे आर नॉट इनफ। सो बेसिकली आप जानबूझ के एडमिनिस्ट्रेटिव रिग मरोल में आपने फंसाया हुआ, इनको करने दें जलसा, इनको क्या मसला? सर कोई रिग मरोल में नहीं इनको फंसाया हुआ। ये जब ऐसी अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि पाकिस्तान, जब जिस तरह वो भी हम पहले डिस्कस करते कि बांग्लादेश की टीम को तो वही लग रहा होगा कि मैं फिर बांग्लादेश में आ गई हूँ, कि जब देखते हैं कि पाकिस्तान में कोई भी चीज़ बहाली की तरफ जा रही हो, कोई भी चीज़ बेहतरी की तरफ जा रही हो, तो ये जो जैक गोल्डस्मिथ आइडियोलॉजी है वो पाकिस्तान को डीरेल करने के लिए हमेशा एक्टिव रहती जलसा किस तरह है और पाकिस्तान को वीकेंड करने के लिए हमेशा अपने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपका नैरेटिव है, लेकिन हम तो लिंकेज डेवलप करें ना मेरे सामने। जलसा जो है इनको एक नई डेट दी गई थी और उसके बाद इनको ये नहीं रोका गया आप केपीके में जलसा करें, ये नहीं रोका गया कि आप किसी और जगह में जलसा करें। आप फेडरल टेरिटरी का एनओसी कैंसिल हुआ था, तो अगर आपने करना था तो फिर देख लेते आप करते, लेकिन क्योंकि इनका माइंडसेट ही वो है, इनका माइंडसेट है कि इस्लामाबाद को सबोटाज करना, इनका माइंडसेट है कि ये जब कहते हैं हम स्टेट मशीनरी लेके आ रहे हैं तो स्टेट से स्टेट पे हमला कर रहे हैं। स्टेट से ये किन से लड़ाना था उन्होंने, किन से लड़ाना था? केपी पुलिस को फेडरल की पुलिस के साथ या पंजाब की पुलिस के साथ या उनकी मशीनरी को उनकी मशीनरी के साथ? ये इनका मेंटल स्टेट है, ये इनका माइंडसेट है और उसको आप कोई डिफ्यूज इस बयानिए के साथ हम इनको बार-बार इस बयानिए के साथ आपने अगला जलसा बार-बार देखिए, हम तो इनके साथ बार-बार बात करने की बात नहीं, आप इतना उनको रगेद के फिर आप उनके साथ बात, इनको नेगोशिएट करने के लिए, चीजों पे आने के लिए, पाकिस्तान को जलाओ घिराओ तफरीक के बावजूद हम इनसे कहते हैं कि आए लेट्स लेकिन जलसा ना करें फॉर अ बेटर पाकिस्तान, चीजों को आगे लेके जाने के लिए। जब इस मुल्क में एक सर्टेनिटी आती है तो आप फिर डीरेल करने की कोशिश करते हैं, कभी आप इनसाइड द हाउस कभी आउटसाइड द हाउस, और आपकी जो गिमिक्स चल रहे हैं इससे मुल्क कमजोर होता है। एक मुल्क को डीरेल कैसे नहीं करता? हम तो जलसे की बात ही नहीं कर रहे, हम तो जलसे की हमने उनको अलाउ किया। द गवर्नमेंट स्टेट जो है लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ने इनका कैंसिल किया ऑन सिक्योरिटी कंसर्न्स, और आपको जो कंसर्न्स थे उनके ऊपर आपको एक नई डेट दे दी। आपके पास और लोकेशन थी, केपी के गवर्नमेंट आपकी अपनी है, आप केपी में बहुत बड़ा जलसा करें, सारे अजला के लोग इकट्ठे करें और पंजाब से लोगों को वहां पे बुला लें, आपके पास एक टेरिटरी अवेलेबल है। ये व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट इस्लाम? जहां पर नाजायज हुकूमत होती है वहीं पे एहतजाज होता है। यहाँ पर नाजायज हुकूमत है और हमने इधर एहतजाज हमने पंजाब के अंदर कहा है, वहां पर भी टिकटॉकर बैठी हुई है। तो लिहाजा 3 जगहों के ऊपर हमने कहा कि इस जगह के ऊपर हम जलसा करना चाहते हैं, हमें नहीं इजाजत दी गई। हमें कहा गया कि आप इस्लामाबाद से बाहर जाएं, हमारे मुताबिक दिन भी नहीं मुख्तस किया गया। हम 13 अगस्त को करना चाहते थे, इनकी मर्जी के मुताबिक और जगह इन्होंने खुद चूज की। जो अब हमें कह रहे हैं कि छोटी, हम खुद कह रहे थे कि छोटी जगह, ये समझ रहे थे कि छोटी जगह के ऊपर लोग कम नजर आएंगे, लेकिन जब पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जलसा, ये खौफ डर गए थे कि ये पूरा इस्लामाबाद जो है जो चीज हो ही नहीं रही उससे क्यों डरेंगे? आप तो जलसा कर ही नहीं रहे ना। देखें या तो देखिए हम कर रहे थे ना और हम आ रहे थे और इसी वजह से एडर्स डाली गई, इसी वजह से कंटेनर लगाए गए। फिर क्यों कंटेनर लगाए गए? किन एजेंसीज की बात करें, उन्होंने खुद करवाए हैं, उनके साथ मिलकर करवाए हैं और ये नहीं चाहते कि कोई डाके के ऊपर बात की जाए। बांग्लादेश की जो बात करें, बांग्लादेश की टीम बिल्कुल वही कहेगी कि जो बांग्लादेश में हालात हैं वही यहाँ पर हैं। यहाँ पर भी वही किया जाके सियासी रहनुमाओं को जेल में डाला गया है, यहाँ पर भी वही किया जा रहा है कि जो जुल्म सितम वहाँ पर किया, लोगों को गायब कर दिया, अगवा कर दिया, ये वही किया जा रहा है। और जो वहाँ पर सूरत हाल हुई तो क्यों ना फिर पाकिस्तान के अंदर ऐसी सूरत हाल होगी। आपकी जमात क्विकली टुवर्ड्स द एंड, मैं उसके बाद क्लोज आपसे करूँगा, आपकी जमात ने अपने लिए अब इन अ वे इम्पॉसिबल सिचुएशन क्रिएट कर दी है, दिस वे और नो वे, मतलब आपने कह दिया है कि अब तो जलसा होना, अगर इस तारीख पे जो आने वाली जलसा ना हुआ तो आपके लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी होगी। एज इट इज़ बहुत एम्बैरसिंग सिचुएशन है, मैं ज़्यादा उसको एम्फसाइज नहीं करना चाहता।
देखें, पहली बात तो शर्म की बात इनके लिए है जिन्होंने डाका डाला है और अब उस डाके को एक्सपोज करने के ऊपर पर्दा जो है वो डाला हुआ है और वो ये नहीं चाहते कि पर्दा उठे, जो बार बार हमारा जलसा जो है कैंसिल करते हैं। नंबर 2 ये है कि अपने यस आप अपना जलसा खुद यस कैसे? और दूसरे देखें, ये पाकिस्तान के लोग हैं, ये सिर्फ आप ये ना कहें कि ये पीटीआई का मामला है, इसमें जो है ये पाकिस्तान का मामला है, पाकिस्तान की जंग तो उसको है। agree और अगर करें। आप देखें तो आपने 8 फरवरी को देख लिया कि लोग किधर खड़े थे, और इस वक्त जो है लोगों की सिर्फ एक ही आवाज है कि चोरों को क्योंकि ये हटाया प्रोग्राम जाए। फिर मैं बाद और में चलाऊंगा अगर वो जलसा आपका दोबारा उस तरह का ना बिल्कुल हो। जलसा नहीं, जलसा आप देखेंगे कि जलसा हम करेंगे, हर सूरत करेंगे, जिस वक्त इंशाल्लाह ताला प्लान होगा और उस वक्त करेंगे। और अब क्योंकि इन्होंने अब खुद दिए दोबारा, बल्कि तीसरी दफा, और तीसरी दफा भी फिर कैंसिल ना कीजिएगा दानियाल तीसरी साहब। दफा भी करते ये हैं तो बहुत फिर हॉकी डेफिनेटली का मैच बहुत तवील हो गया, लोग एग्जॉस्ट हो गए। सर मैं इनके लिए एक चीज़ कहूँगा कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा कि आई होप सैनिटरी प्रिवेल्स इन दम एंड दे अंडरस्टैंड कि जो आपके मसाइल हैं, मसले हैं, वो इस तरह हल नहीं होंगे, वो बुलिंग से हल नहीं होंगे, वो जलाओ घिराव से, सिविल नाफरमानी की बात और पाकिस्तान में तफरीक तोड़ने की और नफरत के बीच फैलाने आप से ये नहीं कहते हैं कि होंगे। जलसे की आप तारीख आप पार्लियामान तब्दील में नहीं आए। करेंगे, सर आप NOC जितनी मर्जी कराएं तो इनसे कर लें जलसे, क्या एंड पे निकलता है? आपने पार्लियामान को रजू करना है, आप बैठें, एक कमेटी बनाएं और आप चीज़ों को अपनी जो है बेहतरी की तरफ लेके जाएं। इससे चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। इस मुल्क ने प्रोग्रेस करना है विद और विदाउट। Date change तो नहीं पाकिस्तान ने बेहतरी की तरफ NOC जाना तो है नहीं विद withdraw और विदाउट। करेंगे। अवाम के बगैर नहीं है progress करना। राइट है, हमने तो उनको रोका ही नहीं है, आज भी नहीं रोका। करें, हम करें, हम लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज का अगर सिक्योरिटी के ऊपर कंसर्न था तो उनका था, लेकिन अभी जो इनको डेट दी गई है, मेरा नहीं ख्याल उनको रोका जाएगा। I have to leave it there. आप अच्छा दोनों सा का अपनी एश्योरेंस दें और अपना इवेंट करें। ओके, आई हैव टू लीव इट देयर। बहरहाल ये जो सूरत हाल है जिस किस्म की चल रही है, ये अनवायबल है। हम इस पिंग पोंग से हमें निकलना चाहिए अनफॉर्चुनेटली, लेकिन नहीं निकल पा रहे। दोनों का शुक्रिया। हम अगले हिस्से में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे बात कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आज नाज़रीन, इस्लामाबाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट में मुबारक सानी फैसले से मुतल्लिक़ प्रोसीडिंग्स हुई। उन प्रोसीडिंग्स में इस फैसले के जो मुतनाज़ा शिकें थीं उनको हज़फ कर दिया गया। ये प्रोसीडिंग्स का जो पस मंज़र है वो बहुत ही सेंसिटिव है। इसके गिर्द जो तनाज़ा घूमा वो भी बहुत सेंसिटिव है, जो मौजू है वो भी बहुत सेंसिटिव है। तो एहतियात के तकाज़े मलहूज़ ख़ातर रखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया, उसने अपनी तरफ से इस मामले को ख़त्म कर दिया। अब देखना ये है कि इस दौरान एक तो प्रोसीडिंग्स किस किस्म की थी, क्या इनको पहले होना चाहिए था, दूसरा ये कि प्रोसीडिंग्स अब हो गई तो क्या ये मामला डिफ्यूज़ हुआ या नहीं हुआ। हमारे पास सुहेल रशीद साहब मौजूद हैं, समा न्यूज़ के रिप्रेजेंटेटिव जो इस कोर्ट को कवर कर रहे थे प्रोसीडिंग्स को, और अकील अफजल साहब 92 न्यूज़ वो भी इनके साथ मौजूद थे। दोनों का शुक्रिया। सुहेल, तो आज की जो प्रोसीडिंग्स हैं इनको आप तकनीकी एतबार से क्या डिफ़ाइन करें? ये क्या प्रोसीडिंग्स थी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई? तमाम उलमा वहाँ पर मौजूद थे, मुहद्दिस वहाँ पर मौजूद थे, पटिशनर्स वहाँ पे मौजूद थे, जज साहबान। तो ये प्रोसीडिंग्स क्या थी? सर ये प्रोसीडिंग्स को अगर हम नाम दें तो जो पिटीशन में दी गई थी ये अमेंडमेंट की थी, ये रिव्यू की नहीं थी। रिव्यू का चूंकि यूज़ हो चुका था, राइट, उसके बाद गवर्नमेंट आई थी कि इसमें आप कुछ एक्सीडेंटल मिस्टेक्स हैं पैराग्राफ्स हैं, उनको आप ये लफ्ज़ हुकूमत की तरफ से जो दायर की गई दरखास्त उसका लिखा हुआ एक्सीडेंटल मिस्टेक्स। एक्सीडेंटल मिस्टेक्स उसमें लिखा गया कि एक्सीडेंटल मिस्टेक्स हैं, इनको दूर करें। और उसमें फिर आज अटॉर्नी जनरल साहब ने रखा था अदालत के सामने ये नुक्ता कि इसमें मजहबी स्कॉलर्स भी कह रहे हैं कि ये गलतियाँ हैं और अरकान पार्लियामेंट भी कह रहे हैं और स्पीकर साहब ने भी ये मामला उठाया है, लिहाजा आप इसको देखें। लेकिन ये चूंकि मजहबी मामला है इसलिए आप उलमाए कराम की राय सुने। ठीक है, उसके बाद उलमा को ही सुना गया। उलमा को ही सुना गया। अमूमन आपने देखा होगा, आप तो लोग कवर करते हैं हर केस को। अकील साहब, कोर्ट का एक अपना माहौल होता है जब चीफ जस्टिस बैठे हों और उसके बाद प्रोसीडिंग्स का आगाज़ हो। ये बताइएगा कि आज का माहौल जो पुराना माहौल था उससे कितना मुख्तलिफ? देखिए तल्ला साहब, ये प्रोसीडिंग बिल्कुल भी हम ये कह लें कि रूटीन वाली नॉर्मल नहीं थी। ठीक, रूटीन में तो ये होता है कि जो एप्लीकेंट होता है उसका वकील आर्गू करता है या वो इन पर्सन आर्गू करता है, फिर उसके बाद रिस्पोंडेंट आर्गू करता है। तो आज के इसके समाअत के अंदर चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब की जानिब से सुबह ही एक चीज़ क्लियर कर दी गई थी कि हम वकला को नहीं सुनने जा रहे। हम इन 14 उलमा इकराम को जिनको सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त के ऊपर नोटिस जारी किए थे, सिर्फ उन्हीं को सुनेंगे, उनकी जगह हम किसी को नहीं सुनेंगे। और तमाम के तमाम वहाँ पर मौजूद थे, तकरीबन 10 के करीब मौजूद थे। बाकी 4 जो थे वो अदालत के बायस या मुल्क में मौजूद ना होने के बायस वो पेश नहीं हुए। सब ने इस चीज़ के ऊपर इतफाक़ किया। सबसे पहले तो रिव्यू के हवाले से बात हुई कि सुप्रीम कोर्ट पैरा 7, 15 और 42
इनके ऊपर जो है वो रिव्यू करे और इनमें अमेंडमेंट करे। लेकिन बाद में जो थे उनकी एक वकील हाफिज़ एहसान खोखर साहब, प्रोफेसर साजिद मीर के वकील थे, उनकी जानिब से ये मौका अपनाया गया कि सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला आया मुबारक सानी केस में, उसके ऊपर तनाज़ा खड़ा हुआ, फिर रिव्यू में दोबारा तनाज़ा खड़ा हुआ। तो अगर सुप्रीम कोर्ट सिर्फ रिव्यू के 3 पैरा को हज़फ करेगी, ख़त्म करेगी, अमेंड करेगी, तो जो ओरिजिनल जजमेंट है उसमें फिर तनाज़ा अपनी जगह बरकरार रहेगा। तो जड़ से खत्म। अब जो फैसला आया उसके अंदर क्या हुआ? अब दोनों रिव्यू वाला भी और पहले वाला भी, बिल्कुल 6 फरवरी का भी और 24 जुलाई का भी, दोनों में से जितने मुतनाज़ा पैराग्राफ्स हैं आज मुख्तसर हुक्मनामा सुनाया गया, उसमें उन पैराग्राफ के नंबर्स नहीं अभी नोट करवाए गए कि कौन कौन से हम दोनों से, लेकिन ये तय कर दिया उन्होंने कि तमाम मुतनाज़ा और तमाम कंट्रोवर्शियल पैराग्राफ्स, और ट्रायल कोर्ट को भी डायरेक्शन दिए हैं कि आप उन पैराग्राफ्स को आप भूल जाएं, इंडिपेंडेंटली अपनी कार्रवाई चलाएं। मतलब वो फैसला है ही नहीं, बस आप सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो ट्रायल कोर्ट होगी वो सुप्रीम कोर्ट की दोनों जजमेंट्स में दी गई ऑब्जर्वेशन से मुतासिर हुए बगैर अपना फैसला करेगी। और जितने भी ऐसे पैराग्राफ्स थे जिनके ऊपर एतराज़ किया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट को ज़मानत से आगे जाकर वो पैराग्राफ्स नहीं लिखने चाहिए थे, वो सुप्रीम कोर्ट ने सारे ख़त्म कर दिए। अच्छा, वैसे तो जजेस का हमने देखा है मूड और माहौल ये होता है कि वो ज़्यादा बोलते हैं प्रोसीडिंग्स के अंदर। हमने जो देखा आज की प्रोसीडिंग, मुझे जो पता चला और जो मैंने कुछ देखा और रिपोर्टिंग सुनी, वो लिसनिंग सेशन ज़्यादा था। बिल्कुल ऐसा ही था, उसमें ज़्यादा सुना गया क्योंकि उलमा कराम थे और शुरू में जो पूरा फ्लोर है उनको दे दिया गया था कि आपको हम सुनना चाहते हैं पहले ही, क्योंकि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने ये शिकवा किया था कि उन्होंने जो अपना पूरा जवाब भेजा वो फैसले का मुकम्मल हिस्सा नहीं बनाया गया। इस पर चीफ जस्टिस साहब ने यह वजाहत ज़रूर की कि अगर हम सारों की राय पूरी लिखते तो फिर वो बुक की शेप इख्तियार कर जाती, इसलिए हमने उसका क्रक्स ही शामिल किया था। लेकिन आज हम आपको कहते हैं कि आप खुल के बोलें ज़बानी तौर पर, ताकि हम आपको सुन लें, जो हमारा इबहम हो वो हमसे पूछ भी लें। ठीक है। फिर उन्होंने ये राय दी, फिर उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब, फिर तमाम उलमा को, और इसमें अहम चीज़ यह है कि तमाम मकातबे फ़िक्र के उलमा को सुना गया, किसी एक साइड को नहीं सुना गया, सब की राय ली गई। और चूँकि सब कन्विंस थे और फिर स्टेट की पटिशन थी कि जिसमें आप दुरुस्तगी करें, तो सुप्रीम कोर्ट ने मैक्सिमम उसमें जो है ना एक्स्ट्रा माइल्स जाके कंट्रोवर्सी ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश का फ़ैसला दिया है, जिसमें कोई भी इबहम बाकी ना रह जाए। और बज़ाहिर वहाँ पर नारे भी लगे जी के जिंदाबाद के। मामलात यहाँ पर पहुँचे क्यों थी? देखें, ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है। इसके हवाले से जो हम कोर्ट रिपोर्टर्स हैं ना, वो थोड़ी सी इस चीज़ को देख रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये जजमेंट ओरिजिनली दी 6 फरवरी वाली, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ज़मानत की हद तक महदूद नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट ज़मानत से बहुत आगे चली गई। ज़मानत का केस था, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ज़मानत देती तो ज़मानत को किसी ने भी अपोज ना पहली रिव्यू के अंदर किया ना आज किया। सबका यही मौक़िफ़ था कि जनाब ज़मानत से आगे नहीं जाना चाहिए था। उन पैराग्राफ्स के वो पैराग्राफ्स शामिल नहीं होने चाहिए थे जो कि एक ख़ास फ़िरके को तबलीग की इजाज़त दे रहे हैं। तो उसके ऊपर ये इशू उठा और हमने देखा कि पूरी रियासत ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि उलमा इकराम को इस हवाले से मुतमईन किया जा सके। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने भी उलमा कन्वेंशन से खिताब किया, प्राइम मिनिस्टर ने भी किया, और फिर जो मिनिस्टर्स थे उनकी जानिब से बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, लेकिन चीज़ें कंट्रोल में नहीं आ रही थी, कंट्रोवर्सी बढ़ती जा रही थी। चंद रोज़ पहले हमने देखा, तो रिव्यू में मौका था ना, यहाँ डी चौक में क्या हुआ, रिव्यू में मौका था, रिव्यू में भी मौका था, लेकिन रिव्यू में चूंकि फिर बीच में एक वजाहत भी तो आई थी, वजाहत दो बार वजाहत आई है। एक फैसला, 2 वजाहतें और एक रिव्यू, ये एग्जॉस्ट हो चुके थे। उसके बाद अब इसमें ये नई चीज़ आई थी कि जिसमें आप अमेंडमेंट करें, लेकिन उसमें की गई है अमेंडमेंट, और उसमें मजीद ये भी कि अभी एहतियात भी बरती गई है कि मुख्तसर जो हुक्मनामा है उसमें मजीद कोई डिटेल नहीं दी गई। अब उसको ताकि पूरी एहतियात के साथ सारा चीज़ें सामने रख के उसको डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि आज दूसरा जो फ्रीक था वो तो अदालत के सामने नहीं था, जो उलमा की राय थी, और उलमा ने बज़ाहिर बड़ी मुदब्बराना गुफ्तगू वहाँ पर की है। कोई वहाँ पर सुन के ऐसा नहीं लग रहा था कि अगर कोई राइट या लेफ्ट विंग वाले भी हों तो वो ये नहीं समझेंगे कि ये कोई मामला है, आइन का मामला था। और वैसे भी ये फेथ का भी मामला है, तो इसके ऊपर तो मुकम्मल तौर पर आपको यकसुई के साथ और इत्तेहाद के साथ ही बात सुनी थी। बाज़ ट्वीट्स में देख रहा था, उसके अंदर बताया गया कि काजी फायद ईसा साहब जो है ही वाज ऑन द बैक फुट, क्योंकि हमें ये बड़ा ज़रूरी, ये हमने आजकल माहौल ही बना दिया कि जज शुड बी ऑन द फ्रंट फुट और द साइड फुट, द बैक फुट, ये बॉडी लैंग्वेज भी। आपकी असेसमेंट क्या? देखिए, इसमें 2 पहलू हैं। नंबर 1 पहलू तो मैंने पहले भी कहा कि ये जितने उलमा इकराम आए थे ये इस केस के अंदर फ्रीक नहीं थे, उन्हें अदालत की मुआवनत के लिए बुलाया गया था एक मेहमान के तौर के ऊपर। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त थी कि जनाब इन उलमा इकराम को सुनकर फिर फैसला करने आप।
तो एक तो हम ये कह दें कि मेहमान को बुलाकर काजी साहब उनके ऊपर चढ़ाई कर देते, ये तो वैसे ही पॉसिबल नहीं था। दैट्स अ ग्रेट पॉइंट है। ये समझने की बड़ी जरूरत है कि ये कोर्ट के अंदर मौजूद कौन था, बोल कौन रहा था और क्यों बोल रहा था और उसकी हैसियत वहां पे क्या थी। और फिर हेयरिंग तो होती भी सर ये है कि उसमें तो सुना जाता है, जो होता है बोलने वाला वकील भी हो चाहे उसको सुना ही जाना है, क्योंकि रिस्पोंडेंट है या कोई भी है या पिटिशनर है उसको सुना जाएगा तो जज तभी फैसला कर सकेगा। दूसरा आपका क्वेश्चन वो बड़ा अच्छा था कि ये चीज़ें यहाँ तक पहुँची कैसे। तो ये ऐसे ही पहुँची कि अभी हम फैसला सुन के यहाँ पहुँचे और मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स पे हम देख रहे हैं कि उसमें रिपोर्ट ऐसे हो रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फायद साहब ने फैसला वापस लेते हुए ये कहा जी कि मुझसे तो गलती हो गई थी, क्योंकि मैं जस्टिस मंसूर अली शाह का फैसला कोर्ट कर बैठा था तो उससे गलती हुई थी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब ये देख रहे हैं ये जो ट्विस्टिंग एंड टर्निंग है एकदम, यानी कि वो एक पूरा जो माहौल बना हुआ पोलराइजेशन का, उसमें दूसरी फ्री को तो मैं हमने ये भी देखा कि इस मामले के छाते में काजी फायद साहब के खिलाफ जो कैंपेन जो पहले से चल रही थी, वो सियासी कैंपेन भी चल रही थी, वो मुनान वाली कैंपेन भी चल रही थी, वो पुराने तनाज़ों वाली कैंपेन भी चल रही थी, उसको हवा भी मिली और पीपल डिक्लेयर्ड एन ओपन सीजन ऑन काजी फायद साहब। तो काजी फायद साहब डैमेज हुए हैं इसमें आपके ख्याल में, जिन्होंने जो कहना था इस बात से कता नज़र कि ये मामला है वो मामला, तो उन्होंने तो कैंपेन करनी ही करनी। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिकल केसेस के अंदर जाती है तो कोई किसी ना किसी के खिलाफ जब फैसला आता है तो दूसरी पार्टी जो भी जज हो जो उस जजमेंट को लिखता है, ऑथर होता है या उसमें शामिल होता है, उसके ऊपर तनकीद करती है। सुप्रीम कोर्ट अगर लीगल इश्यूज तक अपने आप को महदूद करती ना, तो ना पॉलिटिकली इतनी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्रिटिसिज्म होगी, ना सुप्रीम कोर्ट अगर यहाँ भी रिलीजियस मैटर को टच ना करती, लीगल मैटर को टच कर लेती। रिलीजियस तो नहीं था ना, मोनाल रिलीजियस नहीं था, लेकिन मोनाल में सिंपैथी लेने की कोशिश की गई जनाब सुप्रीम कोर्ट के फैसले। मेरे कहने का मकसद है कि क्या इस्लामाबादियंस का एक जो है ना वो बड़ा था कि अब इस्लामाबाद तो मैं कह रहा हूं कि उसको बुनियाद बना के कैंपेन तो चलाई गई ना, तो इसमें मेरे ख्याल में मजहबी मामले का इतना रोल नहीं था, उसकी वजह से बहुत गंभीर सिचुएशन बन गई। कैंपेन के लिए हर वक्त एक चीज चाहिए होती है। अभी जब हम निकल रहे थे तो राहदारियों में कुछ आवाजें ऐसी आ रही थी कि जनाब चीफ जस्टिस साहब ने हफ्ता पहले 3 नशिस्तों के फैसले में कहा था कि मॉब के आगे सरेंडर नहीं करना, और उनके दाएं बाएं जो 2 जजेस बैठे हुए हैं उन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा था मखसूस नशिस्तों के केस में कि हम अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर नहीं जा सकते। तो ये उन्होंने 6 फरवरी का फैसला एक माहौल भी बन जाता है, डिस्कस होना शुरू, एक माहौल भी बन जाता है। गुज़श्ता 3-4 महीने से हम देख रहे हैं कि चीफ साहब के अगेंस्ट क्योंकि एक माहौल बन चुका है पॉलिटिकल केसेस की वजह से, फिर उसमें जब मोनाल वाला इशू हुआ तो फिर कुछ लोग और ऐड ऑन हो गए, फिर जब ये मजहबी इशू आ गया तो उसके अंदर मजहबी लोग भी ऐड ऑन हो गए, तो वो इशू फैलता गया, बढ़ता गया। मेरे ख्याल से आज के फैसले के बाद बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो कम होंगी और प्रेशर भी चीफ जस्टिस साहब के ऊपर कम होगा, तो इसका फ़र्क पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर जाएगा। बहुत शुक्रिया। ये जो मजहबी और दीनी मामलात को इस्तेमाल करते हुए जो ज़ाती एजेंडाज को पैडल कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल में वो आज के बाद ख़त्म हो जाएगा। बट आई वुड लाइक टू रीड कि अब वो फैसले की तहरीर क्या होती है, दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। जी, तफसीली फैसला हुक्मनामा तो सामने आ गया, उसमें सिर्फ ये कहा गया है कि मुतनाज़ा पैराग्राफ स्ट्रेट एंड तफसीली फैसले का इंतजार करें। बहुत शुक्रिया, आपका प्रोग्राम हमारा जारी। नाज़रीन, औरिया जान मकबूल कॉलम राइटर हैं और अपने तई उनका एक प्लेटफॉर्म भी मौजूद है। उनको पकड़ा गया मजहबी मुराफरत के मामले के ऊपर। उन्होंने जो बातें की उस केस के हवाले से जो हमने पिछले सेगमेंट में डिस्कस किया, और वैसे भी जो उन्होंने व्यूज़ जिस किस्म के रखे उससे बहुत खौफनाक सूरत हाल डेवलप हो सकती थी। ये कम से कम रियासत का मुकदमा है, उनके खिलाफ उनको पकड़ लिया गया। अरशद अली जो इस केस को कवर करें हमें लाहौर से ज्वाइन करें। अरशद, बहुत शुक्रिया। नाजरीन की मालूमात के लिए औरिया जान मकबूल को क्यों पकड़ा गया? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। FIA लाहौर ने औरिया जान मकबूल के ऊपर जो FIR दर्ज की है, उस FIR के मतन के मुताबिक ये लिखा गया है कि FIA लाहौर को एक सोर्स के ज़रिए 1 अगस्त 2024 को इतला मिली कि औरिया जान मकबूल के ऑफिशियल जो उनका यूट्यूब चैनल है और एक्स यानी कि ट्विटर अकाउंट है, वहाँ पर जो है वो रियासत मुखालिफ कुछ जो है वो तहरीर और बयानात जो है वो छोड़े गए हैं, जिस पर जो है वो FIA ने बाकायदा इंक्वायरी की और उस रियासत मुखालिफ मवाद को इकट्ठा किया, जिसके बाद जो है वो FIA ने तहकीकात, FIA के मुताबिक जो है जब FIA का तहकीकात का दायरा कार वसी किया तो पता चला ये ट्विटर अकाउंट और इसके साथ साथ जो यूट्यूब चैनल है वो उसकी बाकायदा उस FIR में सब्सक्राइबर और जो यूट्यूब चैनल के जो सब्सक्राइबर भी मेंशन है, और ये कहा कि औरिया जान मकबूल का जो है वो चैनल साबित हुआ है और एक्स अकाउंट वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसके बाद जो है वो 22 अगस्त को कल जो है वो ये FIR
कर दी गई और उनको गिरफ्तार कर लिया गया FIA लाहौर ने। और अब जो है वो FIA लाहौर ने जो है वो जब गिरफ्तार कर लिया है तो उसके बाद जो है वो अब कानूनी जो साइबर क्राइम एक्ट के मुताबिक जो है वो उनके ऊपर अब कार्रवाई की जा रही है। जो कार्रवाई है उसकी नौइयत क्या है, प्रोसेस वाइज क्या हो रहा है इस वक्त, क्या हो रहा है कार्रवाई के हवाले से? जी बिल्कुल, जो है वो आज 12:15 बजे के करीब पहला चूँकि फ़िज़िकल रिमांड था औरिया मकबूल जान को अदालत में पेश किया गया, तो FIA की जो टीम थी, लीगल टीम थी, वो बड़ा पुरइत्माद थी और उन्होंने अदालत में ये कहा कि हमारे पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं और तमाम तर मवाद हमने इकट्ठा कर लिया है और हमें 14 दिन का रिमांड चाहिए। दूसरी जानब जो औरिया जान मकबूल के वकील हैं उनकी जानब से ये अदालत को कहा गया कि ये ज़बरदस्ती एविडेंस कलेक्ट की गई है, इसमें हकीकत कोई किस्म की नहीं है और ये मुकदमा ही डिस्चार्ज किया जाए, जिसके ऊपर जो है वो अदालत ने तकरीबन 2 घंटे जो है वो तमाम तरह दलाइल चलते रहे। इस दौरान हमने देखा कि जो औरिया जान की मकबूल की लीगल टीम है और FIA की जो लीगल टीम है उन दोनों के दरमियान जो है वो तल्ख जुमलों का सामना भी हुआ और आपस में जो है वो उनकी तलखी भी हुई, जिसके बाद जो है वो अदालत ने इन्वॉल्वमेंट करते हुए दोनों फ्रीकैन को यह कहा कि आप कानून के मुताबिक जो है वो दलाइल दें, अपना ज़ाती जो है वो कोई भी मामला यहाँ पर डिस्कस ना करें। इस दौरान जो है वो जो औरिया मकबूल जान थे, जब अदालत ने फ़ैसला महफूज कर लिया जिस्मानी रिमांड के ऊपर, वो रोस्टम पर आए और अदालत को कहा कि मेरे 3 बेटे जो हैं वो मुल्क से बाहर हैं और ये उन्होंने कहा कि उन्होंने कब से मेरे बेटे कह रहे हैं कि आप बैरून मुल्क आ जाओ, लिहाजा मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है, लिहाजा मैं अदालत से ये इस्तदा करता हूँ कि मेरी आज़ादी का जो है वो ख्याल रखा जाए। मैं जो है वो बागे जना के करीब कोई मस्जिद है वहाँ पर जुमा भी पढ़ाता हूँ। मेरा 2001 से जो है वो मैंने लिखना शुरू किया था। तमाम तर जो है पूरी तारीख अपनी बताई, लेकिन दिलचस्प है कि उनके अपने बच्चे जो हैं वो मुल्क से बाहर हैं। बिल्कुल क्विकली, आने वाले दिनों में आपको इस केस के हवाले से क्या बड़ी डेवलपमेंट्स होती हुई नज़र आती हैं? ये प्रोसेस जो है वो कितनी देर चलने का इम्कान है? इसमें जो है वो संगीन नौयत के इल्ज़ामात FIA की जानिब से लगाए गए हैं, चूँकि अदलिया के ऊपर भी जो है वो टारगेट करने की जो है वो कहा गया है कि उन्होंने अदलिया को भी तनकीद का निशाना बनाया है और उस जो तनकीद की गई है वो रियासती इदारों के ख़िलाफ़ जो है वो इंतशार में आती है। इस संगीन नौयत के इल्ज़ामात लगाए गए हैं, लिहाजा अदालत की जानिब से 4 दिन का रिमांड दे दिया गया है और मुकायदा तफ्तीशी अफसर को ये कहा है कि जो भी इन्वेस्टिगेट आप 4 दिनों में करें, अदालत को जो है वो बाकायदा आगाह करें और अदालत में 26 अगस्त को जो है वो तफ्तीशी रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश करें। जो चीज़ें रिकवर हों वो तमाम तर जो है वो अदालत के सामने रखी जाए। ताहम चूँकि अदालत में केस ज़ेर समाअत है, संगीन नौयत के इल्ज़ामात हैं, इसमें जो है वो कुछ कहना कबल वक्त होगा। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें मालूमात से आगाह किया। नाज़रीन, एक तो वैसे ही एक्सप्लोसिव सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर बनी हुई है, ऊपर से ये जो एक तबका है जिसको ये जोम है कि उनके पास कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, कोई बहुत बड़ी क्वालिफ़िकेशन अवेलेबल है कि जिसको चाहे वो फेथ से, दीन से दूरी का इल्ज़ाम देकर उसके ऊपर आप बम्बार्डमेंट कर दें, जिसको चाहे वो बाकायदा सर्टिफिकेट जारी कर दें, जिसके ख़िलाफ़ जैसी चाहे ज़ुबान इस्तेमाल करें, उसकी पकड़ नहीं होगी। मैं बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं हूँ कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स जो हैं, चाहे वो साइबर क्राइम के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हों या दूसरे, वो काम करते हैं। लेकिन जब हम इस किस्म की हरकतें देखते हैं और ये भी देखते हैं कि बरतानिया के अंदर जब कोई बड़ा क्राइम होता है, साइबर क्राइम, तो उसकी पकड़ के लिए रिपोर्टिंग होती है और पाकिस्तान से बंदा पकड़ा जाता है और अदालत उस बंदे को छोड़ती नहीं है। क्राइम बरतानिया में हो रहा है, तो अगर वहाँ पर जिनकी हम मिसालें देते हैं इतनी सख्ती है, तो यहाँ पर जहाँ पर सिर्फ आपको जलती पर तेल फेंकने का और सुलगती पर तीली लगाने का मौका चाहिए और आग भड़क उठ सकती है, यहाँ पर तो हमें मज़ीद एहतियात करनी चाहिए। तो देखते हैं कि औरिया जान मकबूल के केस में अगले मराहल क्या होते हैं। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।